यादव, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय बहरोड। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने भारत संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति पद की चर्चा की थी। राष्ट्रपति पद का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल निर्वाचन की प्रक्रिया, राष्ट्रपति की शपथ आदि के बारे में हमने चर्चा की थी। आज के इस वीडियो में हम राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति की शक्तियों को हम अलग अलग खंडों में बांटकर उन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सामान्यतः राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं, उस नंबर 1 पर हम सबसे पहले चर्चा करेंगे कार्यपालिका से संबंधित शक्तियां। क्योंकि अनुच्छेद 53 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया कि भारत की समूची कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी, तो इसी पर चर्चा करते हुए हम राष्ट्रपति की कार्यपालिका से संबंधित शक्तियों के बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। संघ सरकार की समूची कार्यपालिका शक्ति का प्रधान राष्ट्रपति होता है, अर्थात संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। इस बात का उल्लेख पूर्व में मैं बता चुका हूँ कि अनुच्छेद 53 में किया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री के साथ ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह से होगी। अनुच्छेद 53 में स्पष्ट कहा गया है कि संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। साथ ही कहा गया है कि प्रधानमंत्री के साथ ही अन्य जो मंत्री हैं, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह से होगी, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 75(1) में किया गया है। यह भी राष्ट्रपति की कार्यपालिका से संबंधित शक्ति है। अगला बिंदु है, मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 75(2) में बताया गया है। अब कोई भी मंत्री केवल और केवल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक ही बने रहते हैं, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से मंत्री हैं वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति मंत्रियों को तीसरी अनुसूची के अनुसार पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 75(4) में किया गया है। इसके अलावा भारत के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। इनके अलावा राष्ट्रपति के द्वारा विभिन्न पदाधिकारियों की नियुक्ति भी की जाती है, जिसके अंतर्गत निम्न है: प्रधानमंत्री की नियुक्ति एवं प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति करना, भारत का महान्यायवादी नियुक्त करना, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको हम कैग भी कह सकते हैं, की नियुक्ति करना, मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करना, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति करना, राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करना, वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति करना, SC, ST, OBC आयोग की नियुक्ति करना, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों की नियुक्ति, अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति। ये विभिन्न कार्य राष्ट्रपति के द्वारा जो किए जाते हैं, वो उसकी
कार्यपालिका शक्तियों के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि राष्ट्रपति के कार्यपालिका से संबंधित शक्तियाँ बहुत ही विस्तृत हैं। इसके बाद हम बात करें राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ। विधायी शक्तियाँ अर्थात कानून निर्माण संबंधित शक्तियाँ, अर्थात संसद से संबंधित शक्तियाँ। इसके अंतर्गत यदि संसद के दोनों सदनों अथवा कोई एक सदन सत्र में न हो तो राष्ट्रपति विधि निर्माण के लिए अध्यादेश जारी कर सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण विधायी शक्ति है ये कि अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति अध्यादेश कब जारी कर सकता है? जब कभी संसद के दोनों सदन अथवा कोई एक सदन सत्र में नहीं हो और देश को कानून की सख्त जरूरत हो तत्कालीन परिस्थिति में, तो उस समय राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किया जा सकता है और उस अध्यादेश की मान्यता वही होती है जो संसद के द्वारा पारित कानून की होती है। इसके अलावा राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र तथा प्रत्येक निर्वाचन के बाद आयोजित होने वाले प्रथम सत्र में दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करते हैं। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के अंतर्गत दूसरी आती है कि प्रत्येक वर्ष संसद का जो सत्र होता है उसका प्रथम जो सत्र होता है उस समय तथा प्रत्येक आम चुनाव के बाद आयोजित होने वाला जो प्रथम सत्र होता है उन दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करता है। तो उस समय पर राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करता है। इसके अलावा राष्ट्रपति संसद में केवल 2 बार प्रवेश करता है तथा भाषण देता है, प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आयोजन पर तथा प्रत्येक निर्वाचन के बाद आयोजित होने वाले प्रथम सत्र के समय पर। तो सामान्यतः हमने यहाँ स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति संयुक्त रूप से जो संसद के दोनों सदनों को संबोधित करता है वो प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र पर और आम चुनाव के बाद होने वाले प्रथम सत्र। इसके अलावा राष्ट्रपति संसद को संदेश भेजने की शक्ति भी रखता है। संदेश भेजने की शक्ति विधायी विषयों के अलावा अन्य विषयों के लिए भी होती है। अभी तक राष्ट्रपति ने संसद को कोई संदेश नहीं भेजा है। कुछ विधेयकों को सदन में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की भी आवश्यकता है। कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जिनको संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की पूर्व सहमति लेना आवश्यक होता है। तो ये भी राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के अंतर्गत ही आता है। जैसे किसी राज्य का निर्माण या किसी राज्य की सीमा में या नाम में परिवर्तन करना हो तो उस विधेयक पर संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। इसके अलावा ऐसे विधेयक के लिए जो धन विधेयक है, जैसे जिसका उल्लेख अनुच्छेद 110 में किया गया है धन विधेयक का, तो धन विधेयक के मामले में भी लोकसभा में प्रस्तुत करने से पूर्व उसे राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक होती है। इसके अलावा ऐसे विधेयक जिनसे भारत की संचित निधि में से खर्च करने का प्रावधान हो, भारत की संचित निधि से कोई व्यय करना है तो इसके लिए भी पूर्व अनुमति राष्ट्रपति की लेनी आवश्यक होती है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 117(3) में किया गया है। इनके अलावा वे विधेयक जो उन करों के बारे में हैं जिनमें राज्यों का हित हो या उन सिद्धांतों के बारे में है जिनमें राज्यों को धन वितरित किया जाता है। तो इस प्रकार से कई विधेयक ऐसे हैं जिनको सदन में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होती है। इसके अलावा राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्य तथा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। विधायी शक्तियों के अंतर्गत आता है अर्थात संसद से संबंधित शक्तियों के अंतर्गत आता है कि लोकसभा में राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि एंग्लो इंडियन सदस्यों को प्रतिनिधित्व नहीं मिला तो वो लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन
सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। इसी तरह राज्यसभा में जो कला, साहित्य, विज्ञान में विशेष ख्याति प्राप्त लोग हैं, ऐसे 12 लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत करने की शक्ति भी राष्ट्रपति में निहित है। अब इसके बाद आती है राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां। राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति के अंतर्गत जब हम बात करें तो है राष्ट्रपति बजट को संसद के समक्ष रखवाता है। बजट मतलब वार्षिक वित्तीय विवरण, जो देश का वार्षिक वित्तीय विवरण अर्थात बजट है, उसको संसद के समक्ष रखवाने का दायित्व भी राष्ट्रपति का ही होता है, जो उसकी वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत आता है। दान विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार यादव, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय कन्या